गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज जो डेट है वो है हमारी 10 अक्टूबर 2020 और ये कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान है उसकी वर्कशीट नंबर 42 है। देखिए, हम ज्योग्राफी में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा जो चैप्टर है उसे कर रहे थे और उसमें हमने परिवहन साधनों के बारे में पढ़ा था। और आज के चैप्टर में हम जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है इसमें हम भारत में संचार और व्यापार के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि जो अर्थव्यवस्था का आधार है, एक तो है परिवहन साधन और दूसरे क्या है, भारत में जो संचार और व्यापार है, ये भी जो अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। ठीक है, तो भारत में संचार और व्यापार के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखो, अगर हम इसमें संचार के बारे में बात करें कि संचार क्या होता है, तो संचार होते हैं जो हमारे विचार होते हैं, उन विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना, यानी कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। उसी प्रकार से जो व्यापार होते हैं वो भी वस्तुओं का जो एक जगह से दूसरी जगह पर आदान प्रदान होता है उसे व्यापार कहा जाता है। अगर हम संचार की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, एक तो निजी संचार, एक होता है हमारा जनसंचार। जो निजी संचार है उसके अंतर्गत ये व्यक्ति से संबंधित होता है, यानी कि व्यक्ति से व्यक्ति तक संचार जो होता है उसे निजी संचार कहा जाता है। यानी कि अगर व्यक्ति पर्सनली किसी को जाकर बताता है या किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहता है या उसे कुछ पहुंचाता है या उसे लिखकर पहुंचाता है या बोलकर पहुंचाता है, तो वो क्या है, वो निजी संचार है। जैसे आप लोग अपनी क्लास में होते हो तो क्या होता है, जब आप क्लास में होते हो तो अब कोई बात होती है, अपनी क्लास में किसी एक बच्चे को बताते हो या कुछ बच्चों को बताते हो, लेकिन पर्सनली बताते हो या फिर फ़ोन करके बताते हो। अगर आप घर पे हो तो फ़ोन करके बताओगे तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका निजी संचार कहलाएगा। लेकिन अगर आपको कोई बात पूरे स्कूल में बतानी है तो आप प्रेयर में खड़े होकर बताते हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका जनसंचार कहलाएगा। ठीक है, तो जो निजी संचार है इसमें आता है हमारा भारतीय डाक नेटवर्क, यानी कि जो भारतीय डाक नेटवर्क है, यानी कि जो डाक होती है ना, जो चिट्ठी वगैरह पहले आती थी, आज के टाइम में तो इतना नहीं आती, लेकिन पहले जब फ़ोन वगैरह नहीं थे तो उस समय पर डाक व्यवस्था बहुत ज़्यादा चलती थी। और देखो, जो भारतीय डाक नेटवर्क है वो दुनिया में सबसे बड़ा है। यह दोनों पार्सल और साथ में लिखित संचार को संभालता है। यानी कि अगर आपको किसी को पार्सल पहुंचाना है, यानी कि कुछ छोटी मोटी चीज़ आपको पहुंचानी है, ठीक है, वो, और जो लिखित संचार यानी कि चिट्ठी वगैरह या फिर कोई पेपर्स वगैरह आपको किसी को पहुंचाने हैं तो वो भी डाक नेटवर्क के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। यानी कि डाक पोस्टमैन आता है ना आपके यहाँ पर चिट्ठी लेकर, या फिर वो आपका कोरियर लेकर, आप बुक्स वगैरह भी मंगवाते हो अगर कहीं से, या स्कूल से आपको बुक्स पहुँचाई जाती हैं तो वो भी डाक के द्वारा पहुँचाई जाती हैं। कार्ड लिफाफे, जो कार्ड लिफाफे होते हैं उन्हें प्रथम श्रेणी का मेल कहा जाता है। यानी कि ये प्रथम श्रेणी के होते हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति स्वयं लिखकर उन्हें क्या करता है, किसी व्यक्ति को तक पहुंचाता है। ठीक है, यानी कि मैं अगर किसी कार्ड लिखूंगी, पर्सनली किसी व्यक्ति को लिखूंगी और वो क्या करूंगी, उस पर्सनली व्यक्ति तक पहुंचा दूंगी, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें प्रथम श्रेणी का मेल कहा जाता है। और अगर द्वितीय श्रेणी के मेल की बात करें तो द्वितीय श्रेणी के मेल होते हैं जैसे कि किताबें, पैकेट, पंजीकृत आवधिक और समाचार पत्र शामिल होते हैं। ठीक है, जो द्वितीय श्रेणी में मेल पोस्ट मेल होते हैं जिसमें अपने द्वारा लिखी गई चीज़ों के अलावा जो चीज़ें भेजते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें द्वितीय श्रेणी के मेल कहा जाता है। मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए 6 मेल चैनल चलाए गए हैं। देखो, बहुत जल्दी, ताकि मेल की जो डिलीवरी है वो बहुत जल्दी हो पाए, इसके लिए 6 मेल चैनल हैं। राजधानी चैनल, मेट्रो, ग्रीन, बिजनेस, बल्क मेल और पीरियोडिकल चैनल, ठीक है, स्थापित किए गए हैं ताकि जो डिलीवरी है वो बहुत जल्दी से जल्दी हो सके। ठीक है, डाक व्यवस्था जो थी भारत में, अगर आप आज से 5 या 6 साल पहले की बात करें, अगर आप आज से 10 साल पहले की बात करें, जब फ़ोन जो था वो इतने चलन में नहीं था, उस समय पर क्या था, उस समय तक भी डाक व्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रभावी थी। ठीक है, हर व्यक्ति जो था वो डाक से ही चीज़ों को मंगवाया करता था। लेकिन जब से हर व्यक्ति के फ़ोन में, यानी कि जब से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है और जो है हर व्यक्ति के हाथ में फ़ोन आ गया है, तब से डाक व्यवस्था के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है। और अगर आप चिट्ठी की बात करोगे तो चिट्ठी का चलन आज समाप्त होने के कगार पर है, क्योंकि 100 में से शायद कोई एक व्यक्ति ही होगा जो आज के समय पर चिट्ठी लिखता होगा, वरना तो अब सभी जो कार्य होते हैं वो फ़ोन के द्वारा, यानी कि जो
वार्तालाप होती है, निजी संपर्क हो जाता है, वो फ़ोन के द्वारा ही हो जाता है। ठीक है। अगर हम जनसंचार की बात करें, यानी कि जनसंचार का मतलब जनता से संचार, जन का मतलब जनता, संचार का मतलब विचारों का आदान प्रदान। ठीक है। यानी कि जनता से जो हमारे विचार हैं उनका आदान प्रदान जो होता है वो जनसंचार कहलाता है। यानी कि कोई जो बात है वो पूरी जनता तक पहुंचानी है तो उसे जनसंचार कहा जाता है। इसके लिए बहुत सारे माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। पहला है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है जैसे कि टेलीविज़न हो गया, वीडियो हो गया, फिल्म हो गई, रेडियो हो गए, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। और इनके द्वारा जो होता है वो जो अगर किसी को कोई भी बात पहुंचानी है तो वो क्या होता है, इनके द्वारा आसानी तक पहुंचाई जा सकती है। यानी कि सरकार अगर कोई फैसले लेती है तो वह न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहुंचा देती है। कोई सामाजिक बात पहुंचानी है यानी कि समाज को जागृत करना है तो वो फिल्म के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से और टेलीविज़न के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जाती है। ठीक है। AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो जो है राष्ट्रीय, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा में विभिन्न कार्यक्रम का प्रसारण करता है। ठीक है। जो रेडियो है जहाँ पर अभी तक टीवी की पहुँच नहीं हो पाई है, दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ पर रेडियो एक बहुत ही सस्ता साधन है जिसके द्वारा जो होता है रेडियो जो राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा में विभिन्न कार्यक्रम का प्रसारण करता है। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर भी, स्थानीय स्तर पर भी और क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं वो रेडियो के द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। दूरदर्शन का आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना ही होगा सभी ने। जो दूरदर्शन है वो भारत का राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल है, यानी कि हमें सबसे बड़े स्थानीय नेटवर्क में से एक है। यानी कि जो स्थल पर जो नेटवर्क है वो सबसे बड़ा दूरदर्शन का है पूरी दुनिया में। ठीक है। भारत में फीचर फिल्मों में सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। यानी कि जो फीचर फिल्में चलती हैं वो भारत में सबसे अधिक होती हैं। यह लघु फिल्में, वीडियो, फीचर फिल्म और वीडियो लघु फिल्मों का निर्माण करता है। फीचर फिल्म क्या करती है, लघु फिल्में बनाती हैं, वीडियो बनाती हैं, फीचर फिल्में बनाती हैं, वीडियो लघु फिल्मों का निर्माण करती हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, देखिए अगर कोई फिल्म वगैरह होती है या फिर कोई विदेशी फिल्म भारत में हो या देसी फिल्म हो तो उसे पहले क्या करना पड़ता है, सेंसर बोर्ड से स्वीकृति लेनी पड़ती है अपनी फिल्म के लिए। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में जो भारत और विदेशी दोनों फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार है कि वो जनता के हित के लिए हैं या जनता के हित के लिए नहीं है। ठीक है। निजी संचार में हमने भारतीय डाक नेटवर्क के बारे में पढ़ा, जनसंचार में हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में पढ़ा। ठीक है। अब निजी संचार में हम पढ़ेंगे भारतीय दूरसंचार नेटवर्क। ठीक है। जो भारतीय दूरसंचार नेटवर्क, इसमें क्या है, STD। आज के समय में जब से हमारी कॉलिंग जो है बहुत ज़्यादा सस्ती हुई है तब से STD जो है उसका जो चलन है वो समाप्त सा हो गया है शहरों में। ठीक है। लेकिन अभी भी दूर दराज के जो क्षेत्र हैं जहाँ तक नेटवर्क की पहुँच नहीं है वहाँ पर STD अभी भी बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है। ठीक है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, पहले से ही 2/3 से अधिक गाँवों को कवर किया गया है। यानी कि 2/3 से ज़्यादा गाँव जो है STD के द्वारा कवर है। ठीक है। STD क्या होती है, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो एक ही पहले टाइम पे फ़ोन होता था जो हम एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक देश से दूसरे देश में उसके द्वारा कर सकते थे और ये पर्सनली बात कर सकते थे इसके द्वारा। और ये जो होता था शॉप वगैरह पे अलग से बॉक्स के द्वारा रखा होता था। ठीक है। देश में प्रत्येक गांव में 24 घंटे STD सुविधा का विस्तार करने का विशेष प्रावधान किया गया था। यानी कि ऐसा प्रावधान किया गया था कि देश में प्रत्येक गांव में 24 घंटे STD की सुविधा मिल सके और पूरे भारत में STD सुविधाओं की दर समान सुनिश्चित कर दी गई थी। यानी कि ऐसा नहीं कि था कि आप दिल्ली से बात करोगे तो महंगा लगेगा और गांव से बात करोगे तो सस्ता लगेगा। सभी जो दर थी वो पूरी तरह से हर जगह समान थी। ठीक है। तो ये हमारा निजी में आता है। और अगर हम बात करें जनसंचार के माध्यम की तो हमने पढ़ा, एक पढ़ा हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरा पढ़ेंगे हम प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया हमारा जैसे कि टीवी वगैरह, रेडियो आ गया, फिल्म आ गई, टेलीविज़न आ गया ना, ये सब आ गया। लेकिन प्रिंट मीडिया, प्रिंट का मतलब छपा हुआ। ठीक है। छपा हुआ जिसमें समाचार पत्र आते हैं, पत्रिकाएं आती हैं, यानी कि जो छपी हुई होती हैं। ठीक है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें, पत्रिकाएं शामिल होती हैं। ठीक है। ये क्या होती हैं, जैसे समाचार पत्र हो गए, हम समाचार पत्रों को पढ़कर उससे जानकारी एकत्रित करते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं। ये भी जो होती है जनसंचार का माध्यम होती है और ये
जो होती हैं जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, समाचार पत्र 100 से अधिक भाषाओं में लिखे जाते हैं और बोलियों में प्रकाशित किए जाते हैं। यानी कि जो 100 से अधिक भाषाएं हैं भारत देश में और बोलियां हैं उनमें प्रकाशित किए जाते हैं। प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में सबसे बड़ी संख्या जो है वो अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू और उसके बाद हिंदी है। ठीक है, तो हमने जनसंचार में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पढ़ा और प्रिंट मीडिया पढ़ा। भारतीय निजी संचार में भारतीय डाक नेटवर्क और भारतीय दूरसंचार नेटवर्क। ठीक है, और जनसंचार में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के बारे में पढ़ा। अब देखो, हमने भारत में संचार के बारे में हम पढ़ लिया है और अब हम भारत में व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी जो व्यापार भी है भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसकी जीवन रेखा है, यानी कि व्यापार के बिना किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। ठीक है, अगर हम व्यापार की बात करें तो लोगों, राज्यों और देशों के बीच माल के आदान प्रदान को व्यापार कहते हैं। ठीक है, यानी कि व्यापार के रूप में माना जाता है जो लोग, राज्य और देश के बीच क्या होता है, माल यानी कि सामान के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है, व्यापार के रूप में जाना जाता है। इस तरह के आदान प्रदान बाजारों में होते हैं, यानी कि इस तरह के जो आदान प्रदान है वो कहाँ पर होते हैं, बाजारों में होते हैं। तो अगर हम व्यापार के प्रकार देखें तो ये 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा स्थानीय व्यापार, एक होता है राष्ट्रीय स्तर व्यापार और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अगर स्थानीय व्यापार की बात करें तो ये जो व्यापार है कस्बों में, शहरों में और गाँव में किया जाता है, यानी कि स्थानीय जगह पर ही ये व्यापार होता है। एक शहर से दूसरे शहर में, कस्बे से शहर के बीच में, कस्बे से गांव के बीच में, गांव से शहर के बीच में, ये जो व्यापार होता है वो उस व्यापार को क्या कहा जाता है, स्थानीय व्यापार कहा जाता है। राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार, यानी कि जो राष्ट्रीय के स्तर पर होते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में जो व्यापार किया जाता है उसे राष्ट्रीय स्तर का व्यापार कहा जाता है। तीसरा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में जो व्यापार किया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति उसकी आर्थिक समृद्धि की एक महत्वपूर्ण सूचक है, यानी कि किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति उसकी आर्थिक समृद्धि का एक सूचक है और इसलिए इसे देश के आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अगर उन्नति होती है तो देश की जो आर्थिक समृद्धि यानी कि आर्थिक रूप से जो बढ़ोतरी है उसका वह सूचक है। यानी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ रहा है तो किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति है वो भी अच्छी हो रही है, इसीलिए देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है किसे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। ठीक है, अब हम व्यापार के घटक देख लेते हैं। व्यापार के 2 घटक हैं, एक है हमारा निर्यात और एक है हमारा आयात। निर्यात का अर्थ होता है जब किसी भी वस्तु या सामान को अपने देश या अपने राज्य से किसी दूसरे देश या दूसरे राज्य में भेजते हैं और उसके बदले में क्या होता है, हमें अर्निंग होती है, यानी कि पैसे मिलते हैं। यानी कि हमने अगर कार बनाई है अपने देश में तो क्या करेंगे, अपने देश में कार, अपने राज्य में कार बनाकर दूसरे राज्य देश में कार भेज देंगे, तो वो क्या होता है, वो निर्यात होता है और इससे हमें फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में वस्तु जाती है और वस्तु जाने के बाद हमारे देश में उसे बेचने के बाद पैसा आता है। ठीक है, दूसरा है हमारा आयात। आयात का मतलब था आयात यानी कि आना। ठीक है, निर्यात और आयात में कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए ऐसे याद रखो कि आयात का अर्थ होता है आना। जब किसी दूसरे देश से कोई वस्तु या राज्य से कोई वस्तु हमारे देश या राज्य में आती है तो उसे आयात कहा जाता है। ठीक है, देखो निर्यात में कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि क्या क्या जो भारत है वो निर्यात करता है, जैसे कि जवाहरात, रसायन और संबंधी उत्पादन, कृषि और संबंधी उत्पादन, इन वस्तुओं का जो होता है निर्यात करता है। अगर आयात की बात करें तो पेट्रोलियम, कच्चा और उत्पादन, रत्न और जवाहरात, रसायन और संबंधी उत्पादन, आधार धातु जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक हो गया, आइटम हो गया, मशीनरी हो गई, कृषि संबंधित उत्पादन, इन सभी चीज़ों का क्या करता है, आयात करता है। और इनसे भी अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन जो मेन है वो यही है। ठीक है, अब देखो व्यापार का संतुलन समझ लेते हैं। व्यापार का संतुलन क्या होता है? किसी देश का व्यापार का संतुलन उसके आयात निर्यात के बीच का अंतर होता है। यानी कि मान लो अगर भारत ने कोई चीज़ बाहर किसी दूसरे देश में बेची है और वो कितने की है, वो 100 रुपये की है। ठीक है, यानी कि भारत ने कितने रुपए कमाए, 100 रुपये कमाए। लेकिन साथ ही में क्या किया, भारत ने क्या किया, एक वस्तु दूसरे देश से
उस देश से किसी और देश से खरीद ली तो क्या हुआ, भारत को यहाँ पर 100 रुपये, वो भी वस्तु 100 रुपये की थी और भारत को 100 रुपये देने पड़े, यानी कि ना तो कोई घाटा हुआ ना कोई फायदा हुआ। तो इसे क्या कहा गया, व्यापार का संतुलन कहा गया। ठीक है, अब देखो ये दो तरह का होता है, एक तो होता है अनुकूल संतुलन। अनुकूल संतुलन में क्या आता है, जब निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक हो, यानी कि हमारे देश से गया ज़्यादा है और आया कम है, यानी कि हमने जो चीज़ें हैं बनाकर भारत देश में वो दूसरे देशों में ज़्यादा बेची हैं और दूसरे देशों से अपने देशों में कम मंगवाई हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी अर्निंग ज़्यादा होगी और जो खर्च होगा, ऐसे समझ लो हमारा घर है और हमारे घर में हम जो है सामान है, जब हम क्या करते हैं, हम कुछ चीज़ सामान बनाते हैं तो बनाने के बाद उस सामान को मार्केट में कहीं पर जाकर बेचते हैं और जब हम उससे बेचेंगे तो जितने पैसे हमारे पास आएंगे हम अपने घर की ज़रूरतों को चीज़ों को खरीदेंगे, यानी कि जितने पैसे हम मान लो एक 100 रुपये हमारे पास आए हैं तो 100 रुपये में से हमने 50 रुपये का अपनी ज़रूरत के अनुसार सामान खरीद लिया, तो वो जो 50 रुपये होंगे वो खर्च हो जाएगा और जो 100 रुपये हैं वो जो होते हैं हमारी कमाई होती है, 100 रुपये में से 50 रुपये खर्च हो गए लेकिन 50 रुपये बच गए। इसे कहा जाता है अनुकूल संतुलन। ठीक है, यानी कि जो हमारा आयात है वो क्या हुआ है, आयात हमारा कम हुआ है जबकि निर्यात जो हुआ है ज़्यादा हुआ, इससे जो देश होता है उसको फ़ायदा होता है। अब प्रतिकूल संतुलन में इसका उल्टा आता है। प्रतिकूल संतुलन में क्या है कि जो आयात है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, आयात अगर ज़्यादा हो यानी कि बाहर से अगर हमने चीज़ें ज़्यादा मंगवा ली हैं तो हमें खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा, और निर्यात जो है वो कम हुआ है, यानी कि हमारे देश में बनाकर जो बाहर चीज़ें बेची गई हैं वो कम खरीदी गई हैं, ये कम बेची गई हैं, तो वो क्या होगा, हमारे देश में पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, तो यानी कि क्या है, ये प्रतिकूल संतुलन कहा जाता है और ये अनुकूल संतुलन कहा जाता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर दिग्गज के रूप में उभरा है। सॉफ्टवेयर के मामले में भारत ने बहुत ज़्यादा प्रगति की है और अच्छे स्तर पर भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर के मामले में उभरा है और सूचना के निर्यात के माध्यम से भारी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है, यानी कि सूचनाओं का जो निर्यात कर रहा है, यानी कि सूचनाओं को भारत देश से बाहर पहुंचा रहा है, तो उसके निर्यात के माध्यम से भारी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है, यानी कि बहुत सारी मुद्रा का अर्जन जो अर्जित कर रहा है भारत। ठीक है, यानी कि विदेशी मुद्रा क्या है, भारत में आ रही है जिससे भारत को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। देखो भारत में पर्यटन के बारे में अगर हम बात करें कि जो पर्यटन है तो ये भी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की एक जीवन रेखा, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पर्यटन। पर्यटन से क्या होता है, जो पर्यटन होता है उससे हमारे देश में इनकम आती है, जिसके कारण क्या होता है, देश के विकास में जो बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि जीडीपी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। देखो अगर बात करें कि भारत में पर्यटन पिछले 3 दशकों में काफ़ी बढ़ा है, यानी कि धीरे धीरे भारत में जो पर्यटन है उसका विकास हुआ है। लाखों लोग पर्यटन उद्योग में लगे हुए हैं, यानी कि बहुत सारे लोग देखा होगा जब आप कहीं घूमने जाते हो, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई कुछ सामान छोटा मोटा बेच रहा है, किसी ने चाट की ठेली लगा रखी है, किसी ने पकौड़ियाँ खिला रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है। तो ये क्या है, ये क्या होता है, बहुत सारे लोग इस पर्यटन से बहुत सारे लोगों को काम धंधा मिल जाता है। ठीक है, पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है, यानी कि पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा कैसे देता है कि जो स्थानीय हस्तशिल्प है और सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन करता है। यानी कि वहाँ पे देखा होगा अगर आप राजस्थान जाते हो तो वहाँ पे कठपुतलियों का नाच दिखाया जाता है, जो वहाँ पर क्या है उनका स्थानीय संस्कृति है वहाँ की, वो दिखाई जाती है। हस्तशिल्प यानी कि जहाँ की जो चीज़ फेमस होती है हाथों से बनी हुई वो वहाँ पर बेचते हैं और वहाँ पर दूसरे लोग ले जाकर खरीदते हैं उसे। तो क्या होता है, ये स्थानीय हस्तशिल्प है उसे बढ़ावा मिलता है और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी समर्थन करता है। ये हमारी संस्कृति और विरासत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समझ के विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारी जो संस्कृति है और हमारा जो विरासत है उसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय समझ, यानी कि लोग हमारे यहाँ पर आते हैं और हमारी संस्कृति को देखते हैं, हमारी विरासत को देखते हैं और उससे कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर जाते हैं। ठीक है, विदेशी पर्यटक जो होते हैं वो हेरिटेज टूरिज्म, ठीक है, और इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म के लिए आते हैं, यानी कि जो हेरिटेज साइट देखने के लिए आते हैं या इको टूरिज्म के लिए आते हैं या एडवेंचर करने आते हैं भारत में। क्यों, क्योंकि जो भारत है वो पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पर जो होते हैं हाइकिंग वगैरह बहुत अच्छी तरह से होती है। ठीक है, हाइकिंग वगैरह में लोगों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं इसलिए यहाँ पर आते हैं। और मेडिकल टूरिज्म यानी कि जो भारत है वो मेडिकल के क्षेत्र में भी काफ़ी आ गया है, तो लोग अपना इलाज कराने भी यहाँ पर आते हैं, बिजनेस करने के लिए भी लोग आते हैं। ठीक है, भारत आते हैं और हमारे देश में पर्यटन के विकास की
व्यापक संभावनाएं हैं। यानी कि जो हमारा देश है वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है और बहुत भौगोलिक जो है हमारे देश में विविधता है। कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर बर्फ़ है, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर जंगल हैं। तो ये वाला जो चित्र है यानी कि विविधताओं वाला जो भारत है उसके अंतर्गत जो पर्यटन है उसके जो विकास है उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा अधिक हैं। इन सबसे आश्चर्यजनक आगामी उद्योग के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यटन को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या किया जा रहा है, सरकार भी कोशिश कर रही है कि जो पर्यटन है उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाए ताकि क्या हो सके, हमारे देश में विकास हो सके। ठीक है, इसके प्रश्न दिए गए हैं। देखो, अगर हम पहला प्रश्न देखें तो विभिन्न प्रकार के व्यापार कौन कौन से हैं, इनमें से किसको देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। देखो, अगर हम व्यापार की बात करें तो व्यापार 3 तरह के हैं। एक तो है हमारा स्थानीय व्यापार, दूसरा है राज्य स्तरीय व्यापार, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार है, इस व्यापार की उन्नति और उसकी आर्थिक समृद्धि का सूचक है और इसलिए इसे देश का बैरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 देखें तो कोई देश है एक्स निर्यात से क्या कर रहा है, वो अधिक आयात कर रहा है, यानी कि उसके देश से जा कम रहा है, यानी कि बिक कम रहा है और आ ज़्यादा रहा है। तो निर्यात से ज़्यादा आयात कर रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि उसकी जो इनकम है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बेच कम रहा है और खरीद ज़्यादा रहा है, तो उसकी इनकम क्या होगी, कम होने लगेगी। इसका एक्स देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके विकास दर पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ेगा और जो विकास है उसकी दर जो होगी वो धीमी हो जाएगी। ठीक है, अगर प्रश्न 3 देखें तो प्रश्न 3 देखते हैं कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के मेल में क्या अंतर है, अपने जीवन से उदाहरण दें और इनमें से प्रत्येक का उपयोग किया होगा और उनकी डिलीवरी कौन करता है। अगर हम प्रथम श्रेणी की बात करें तो जो प्रथम श्रेणी है उसमें क्या आता है, प्रथम श्रेणी में कार्ड और लिफाफे आते हैं और द्वितीय श्रेणी में क्या आते हैं, किताबें, पैकेट पर पंजीकृत आवधिक आती हैं, समाचार पत्र आते हैं। ठीक है, कार्ड और लिफाफे पोस्टमैन के द्वारा दिए जाते हैं, समाचार पत्र, किताबें, पैकेट ये जो होते हैं वो डिलीवरी बॉय के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि तेजी से बढ़ते हुए पर्यटन उद्योग हमारे देश के लिए कई मायनों तेजी से बढ़ते पर्यटन उद्योग हमारे देश के कई मामलों में फायदेमंद रहा है, उदाहरण देकर समझाइए। यानी कि पर्यटन का जो बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है वो क्या कर रहा है, हमारे देश के लिए फायदेमंद है, जिससे हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलता है, हमारी सांस्कृतिक विरासत जो होती है उसको बढ़ावा मिलता है, हमारे जो स्थानीय हस्तशिल्प है उनको बढ़ावा मिलता है और ये जो होता है ये हम एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान इससे होता है। तो जो उद्योग होते हैं जो धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहा है उससे क्या हो रहा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। ठीक है, प्रश्न नंबर अगर 5 देखें तो पिछले वर्षों में एसटीडी द्वारा 2/3 से अधिक गाँव को कवर किया गया। आपको क्या लगता है कि गाँव की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, जो गांव है, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां पर फ़ोन वगैरह की अभी तक सुविधा नहीं है, वहां पर क्या है, एसटीडी जो है वो अपने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, जिसके कारण क्या है, लोग जो होते हैं शहरों से एसटीडी के कारण लोग शहरों से जुड़े हुए हैं अभी भी, और जो अपना काम है वो अच्छी तरह से कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में भी धीरे धीरे प्रगति करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनकी जो जीवन शैली है उसमें भी काफ़ी सकारात्मक प्रभाव यानी कि सकारात्मक बदलाव आए हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर था और इसमें हमने पर्यटन के बारे में पढ़ा, व्यापार के बारे में पढ़ा और संचार के बारे में पढ़ा, जो क्या करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक थी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।